कौन से शेल में है? ये n इज इक्वल टू 1 में पहले शेल में होती है ये एनर्जी। ये एनर्जी कौन से शेल में होती है? पहले शेल में। और ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये चौथे शेल में होती है, n इज इक्वल टू 4 में होती है। ये किस शेल में होती है? n इज इक्वल टू 4 में। ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जा रहा है? पहले शेल से चौथे शेल में जा रहा है। तो जब वो वापस आएगा तो उसके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन जाएंगी? n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/3। ये बन जाएगा जी हमारे पास 4 इंटू 4 माइनस 1/3 नहीं सॉरी 2/2। तो आंसर इसका 6 आ जाएगा। ठीक है जी। सो चार्ली इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ये एनर्जीज की वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कम से कम पहले 4 शेल्स की। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले की होती है -3.4, उससे अगले की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे अगले की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपसे पूछे इन्फिनिटी वाले शेल की एनर्जी कितनी होती है तो E इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आप देखिए ट्रेंड ऑफ एनर्जी क्या है। याद रखिए जो -13.6 है ना पहले शेल में, ये कम है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी कम होती है। इससे ऊपर ये लेस नेगेटिव हो गया, मतलब ज्यादा हो गई है। इससे ऊपर और लेस नेगेटिव और हाईएस्ट इन्फिनिटी पे जाकर आखिरी शेल पे जाकर एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। इसका मतलब है कि एनर्जी का ट्रेंड क्या है कि E1 जो पहले शेल की एनर्जी है वो कम है दूसरे शेल से, और वो कम है तीसरे शेल से, और वो कम है चौथे शेल से, वो शेल कम है इन्फिनिटी वाले शेल से। ये इसका ट्रेंड बनेगा। ठीक है जी। एक और एमसीक्यू करते हैं, ये नोट कर लीजिए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे शो की जा रही हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये जी है हमारे पास फॉर हाइड्रोजन। ठीक है जी। ये किसके लिए दिखाई गई है? हाइड्रोजन के लिए। अब आप इसमें डिफरेंट ट्रांजिशन देखेंगे। एक ट्रांजिशन यहां से यहां पे है, एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां पे है, एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां पे है, और एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां पे है। ठीक है जी। इनके हम नाम रख लेते हैं। ये K है, ये L है, ये M है, और ये N है। ठीक है जी। इन ट्रांजिशंस के नाम रखे हुए हमने। तो above mentioned are 4 transitions of electrons in hydrogen atom. In which transition a photon of shortest wavelength is produced? K, L, M, N. माइक्स ऑन है आपके। L. हाँ ऑप्शन बोले बेटा। N sir, delta. डेल्टा, M चार्ली, बीटा L। अच्छा जी सही है। Delta sir. डेल्टा सही है। देख लेते हैं जी। एम्बिगुअस क्वेश्चन है बच्चों के लिए, वरना आप देखिए ज्यादा दो ऑप्शन पे बच्चों का क्लैश होता है। तो इसका मतलब उसमें बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों का, 4 ऑप्शंस जब आ रहे हो चारों ही। देखिए, अब अगर आप हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E1 की वैल्यू कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 की वैल्यू कितनी थी, वो थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप E2 माइनस E1 करें तो आंसर कितना बनता है, -3.4 माइनस इंटू -13.6, तो ये आंसर बनता है जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना बनता है, 10.2। ये आपके पास कौन सी ट्रांजिशन है, ये N ट्रांजिशन का आंसर है, ये N वाले की। अब जरा M की देखें, इसमें कितना गैप है, ये कहां से कहां पे जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं जी E3 माइनस E2 में। E3 कितना था, यहाँ पे मैंने लिखा था, वो था जी -1.50, माइनस माइनस 3.4, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास +3.4 माइनस दिस, तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये जो L वाली ट्रांजिशन है, इसमें क्या है, आप कहां से कहां पे आ रहे हो, E की वैल्यू 5 से माइनस E की वैल्यू 2 में आ रहे हो। E5 कितना होता है, जो भी होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, ये गैप बहुत कम होता है। क्यों बना, क्योंकि E5 कितनी है, वो है 0.85 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि लेस नेगेटिव हो जाएगी। और इसी तरह E2 माइनस 3.5 है, 3.4 है, तो इनका गैप कोई होगा, कोई 2 या इसके करीब होगा, 2 अप्रोक्सीमेटली, ये कोई गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट के वाला है, इसकी ट्रांजिशन है E5 से E4 में, तो इसका गैप अप्रोक्सीमेटली 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इतना गैप है इसमें, ये वो इससे भी कम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इस वाले में आया है, इस पहले वाले में, N वाले केस में। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि यहां से यहां तक एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली इस पहले शेल में जो पहला जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, वो N बनेगा। जिसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा E मैक्सिमम है किस केस में, 2 से 1 वाले ट्रांजिशन में, तो इसलिए लैम्डा क्या हो जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर, अभी आपने जब पिछला टॉपिक पढ़ाया था, परसों वाला टॉपिक या कल वाला टॉपिक, उसमें तो आपने कहा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी से यहां तक बनती है। मैंने कहा था, लेकिन वो मैंने कहां पे कहा था, वो जब आप उस इंफिनिटी वाले शेल से इसी पहले शेल में आ रहे हो और 7 वाले शेल से भी इसमें आ रहे हो, एक ही शेल में आने के लिए मैंने कंपैरिजन किया था। तो जब आपका ये वाला शेल किसी तरह इंक्लूड हो जाए ना, तो एनर्जी गैप मैक्सिमम हो जाता है। हाँ, अगर मैं कहता इलेक्ट्रॉन यहां से 5वें से पहले में आया है, तो अब डेफिनेटली इस वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिसमें ये वाले 2 शेल इंक्लूड हो गए ना, ये वाले पहले वाला, उसकी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होना है, ये बात पक्की याद रखिएगा। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है जी आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा चले मैं यहाँ पे वो ट्रेंड क्या समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि E2 माइनस E1 का आंसर जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, E3 माइनस E2 से, और वो ज्यादा होता है E4 माइनस E3 से, एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी होती है जी एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, किसी भी शेल से। फॉर फर्स्ट शेल आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, आप उसको चाहते हो इलेक्ट्रॉन को यहां से इन्फिनिटी तक पहुंचाना, तो इसका मतलब है ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो चाहिए होगी यहां से यहां तक का जितना एनर्जी गैप है, यहां से यहां तक, तो वो कितनी बन जाएगी, एनर्जी इन द इंफिनिटी शेल
माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट शेल, अगर पहले शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो ये बन जाएगा जी हमारे पास E इन्फिनिटी होती है 0 और पहले शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है यहाँ से कितना आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस अगर आप पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज +13.6, ताकि वो इन्फिनिटी पे जाए और उसकी एनर्जी 0 हो जाए, यानी कि वो एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए। तो एक बात यहां से हमें और भी समझ आती है कि जो बाउंड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, और जो पार्टिकल फ्री हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो फ्री पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी देन बाउंड पार्टिकल्स। ये हर तरह के पार्टिकल की बात हो रही है। अब इस केस में अगर आपने सेकंड शेल से इसको रिमूव कराना है तो सेकंड शेल में एनर्जी कितनी थी, -3.4, तो उसको +3.4 देना पड़ेगा। इसका मतलब हम आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं एक, वो क्या बन सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला बनेगा जो आपका एनर्जी का होता है, लेकिन इसमें प्लस का साइन आ जाएगा। अगर आप पहले शेल से निकालते तो आपको अगर इधर एनर्जी -13.6 थी तो आपको कितनी एनर्जी देनी है, +13.6, तो वो आयनाइज हो जाएगा। अगर वो दूसरे शेल में उसकी एनर्जी -3.4 है तो आपने उसको कितनी एनर्जी देनी है, +3.4, तो वो आयनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो +E0/n²। इसके लिए आप शॉर्टकट ये यूज कर सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। सेम वही फॉर्मूला यूज होगा जो उसका है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n²। इसको आप यूं लिख सकते हो, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n²। किसी भी शेल की आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने तो आप इस शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद एक टर्म यूज की जाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसको जरा समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है यहां से, इस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं। एक्चुअली हम इस इलेक्ट्रॉन को एक और इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं, इस इलेक्ट्रॉन से। ये इस इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन उससे स्ट्राइक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको अपनी एनर्जी देता है और ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जिस पोटेंशियल से आप मूव करवा रहे होते हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर दे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक भेजने में एनर्जी कितनी देनी है, 13.6 देनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो रेड वाला जो आ रहा है, इसको एक्साइट कराना चाह रहा है या इसको आयोनाइज कराना चाह रहा है, इसकी एनर्जी भी कम से कम 13.6 होनी चाहिए, जो इससे स्ट्राइक करके इसको आयोनाइज कर देगा। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला। इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू सेम आयोनाइजेशन एनर्जी ही होता है, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, ई लिखेंगे। कैसे, मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में आपको कैसे ढाल के दिखाऊं। ये बन जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल V इज इक्वल टू VE इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो यहां से आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना बन जाएगा, वो आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ओवर E। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो दूसरा हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट, वो है जी आयनाइजेशन के बजाय एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब एक्साइटेशन में हमने आयोनाइज नहीं करना होता, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ लोअर से हायर शेल तक भेजना है, पहले से 5वें में, दूसरे से चौथे में, तीसरे से 8वें में, किसी भी 2 शेल्स के दरमियान एक्साइट करना होता है। तो ये क्या होता है, दिस इज द एक्साइटेशन बिटवीन, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाती है, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू En माइनस EP। अपर शेल En है, लोअर शेल क्या है, EP। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -E0/n², और ये -E0/p²। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट कॉमन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1/p² माइनस 1/n²। आप इसको यूं फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 13.6, तो ये शॉर्टकट हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर पिक्चर बना लें, मैं फिर आगे इसका शॉर्टकट कंप्लीट करता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि दो शेल्स के दरमियान, वो बन जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1/p² माइनस 1/n²। ये p लोअर शेल है और n क्या है, हायर शेल। आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, आपको डायरेक्टली एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी तरह से हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल तो v होगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो v होता है, और वो हो जाता है एक्साइटेशन एनर्जी ओवर E, जिसके थ्रू आप पोटेंशियल या एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट का। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं RH, और ये होता है E नॉट ओवर HC के इक्वल। ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, E नॉट ओवर HC के इक्वल होता है। E नॉट की वैल्यू कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जॉल में कन्वर्ट कर लो, फिर HC से डिवाइड कर लो। तो ये हमारे पास यहाँ से E नॉट की वैल्यू क्या बन जाती है, RHC। तो अब यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू RHC इंटू 1/p² माइनस 1/n²। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, सेम यही फॉर्मूला। E नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, RHC। तो ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। इसमें आप RHC पुट करते हैं, R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट और H प्लैंक्स कांस्टेंट और C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूला फॉर्मेशन यहां से बनाई जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद लैम्डास की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, वो जरूरत है या नहीं, ठीक है, सही है। एक एमसीक्यू करते हैं। द आयनाइजेशन पोटेंशियल of electron in second excited state is about dash volts alpha। ऑप्शन है जी 0.5 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट, 1.5 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट, चार्ली में 3.4 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट माइनस 19 और या इसको वोल्ट्स की फॉर्म में लिखे 1.5 वोल्ट कर लें, इसको 0.5 वोल्ट कर लें, 3.4 वोल्ट कर लें,
और डेल्टा को आप कर लीजिए 13.6 वोल्ट। जी बेटा। सर बीटा चार्ली बीटा तो चार्ली सर बीटा बीटा अच्छा बीटा चार्ली, ठीक है, सही है। देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं n की वैल्यू 3 को। इस केस में n कितना होगा 3। इसमें v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ओवर e। इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, प्लस 13.6 ओवर 3 का स्क्वायर थर्ड शेल डिवाइडेड बाय e। ठीक है जी। अब ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 13.6 ओवर 9, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय e। तो e से e कट जाएगा, आंसर 1.5 वोल्ट ही आ जाएगा। बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सही। इसी तरह एक्साइटेशन पोटेंशियल का भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे इसके रिलेटेड ना, अब चलें एक और एमसीक्यू करते हैं। वो मेरे ज़हन में आ रहा है एक पॉइंट। एमसीक्यू ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is shifted from n is equal to 1 to n is equal to 5, then which of following factors, which of the following is correct? Is not correct, sorry. Is not correct. Alpha, its total energy increases. Beta, its momentum, its angular momentum increases. Its velocity decreases. Its potential energy decreases. सर डेल्टा डेल्टा सर डेल्टा सर डेल्टा डेल्टा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है जब आपके पास n की वैल्यू बढ़ती है ना, ये जनरल बात आप समझ लें, n की वैल्यू बढ़ती है जब आप हायर शेल में जाते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज आती हैं। सबसे पहली चीज वेलोसिटी डिक्रीज करती है, दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, तीसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, चौथी चीज टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है, पांचवी चीज मोमेंटम इंक्रीज करता है, छठी चीज एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, ये भी बढ़ता है। ये सारे फैक्टर्स मैंने लिखती हैं क्या क्या ऑप्शंस इफेक्ट आता है जब आप n की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो इन सारी चीजों पे ये फर्क आता है। ठीक है जी, ये चीजें आपने याद रखनी है। एक और एमसीक्यू करते हैं। जब आपने लिखा है एक्साइटेशन एनर्जी RHC, अच्छा, इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू है, which set among following
is correct for energies of electron in second excited state. अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, इधर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वैल्यूज +1.5 प्लस -1.5 -1.5, बीटा में +3.4 -6.8 -3.4, -1.5 -3.0 और +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and -1.5 electron volt. Sir, Charlie. Sir, delta. Delta, okay. Charlie delta. अच्छा, सही. और बेटा चार्ली और डेल्टा पे आ रहा है. चलें देख लेते हैं. देखें एक बात, वो जो बेसिक फार्मूलास लिखे थे ना हमने, क्या था? टोटल एनर्जी का फार्मूला था Ke²/2RN, काइनेटिक माइनस के साथ. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? सेम यही चीज, Ke²/2RN विद प्लस साइन. और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? दैट वाज इक्वल टू -Ke²/RN. अब अगर आप यहां से गौर से देखो तो रिलेशन क्या बनता है? वो ये बनता है कि जी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा नेगेटिव होते हैं. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है? इन दोनों नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन ऑपोजिट है. हम यहां से यूं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का दोनों हाफ होती हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी. इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और इसके साथ भी नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव साइन और इधर भी नेगेटिव साइन. आप दोनों में से जो मर्जी रिलेशन याद रख लो. अब इस पैरामीटर को अगर देखो तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है. काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो पॉजिटिव है. तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने चाहिए? दे शुड बी नेगेटिव. ठीक है, अब वो ऑप्शन हमारे पास जो बन रहा है दैट इज डेल्टा. अब इन दोनों की वैल्यूज भी एक जैसी हैं, काइनेटिक एनर्जी की और टोटल एनर्जी की. देख लो दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस और एक माइनस के साथ है. अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका डबल होनी चाहिए दोनों का. तो 1.5 का डबल कितना हो जाता है? 3, और उसके साथ साइन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. तो दिस इज हाउ आप ऐसे इस शॉर्टकट से किसी भी शेल की तीनों एनर्जीज का बता सकते हैं. ठीक है बेटा? जी बेटा. सर जो अपने बोर्ड के राइट साइड पे लिखा है लीनियर मोमेंटम डिक्रीज नहीं करेगा? एमवी है, डिक्रीज करेगा. सॉरी डिक्रीज करेगा. यू आर राइट. एमवीआर आर के ज्यादा बढ़ता है तो इसलिए वी और आर में से आर ज्यादा बढ़ता है तो इसलिए एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो आर की वजह से एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा. जी बेटा नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर ये जो आपने अभी एमसीक्यू करवाया है सर काइंडली ये दोबारा समझा देंगे. देखिए बेटा और से हमने फार्मूलाज लिखे थे ना टोटल एनर्जी के, ये वाला -Ke²/2RN या काइनेटिक एनर्जी का +Ke²/2RN. इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका साइन सिर्फ ऑपोजिट होता है. तो हम यूं लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती हैं हमेशा, और इसका साइन नेगेटिव
होता है इसका साइन, इसके बराबर आर एन, इनमें दोनों में 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इसके लिहाज से अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों उसका हाफ बनती हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, या इसको हम कह सकते हैं ये उन दोनों का 2 टाइम्स है। या आप ये वाला रिलेशन याद रख लो या नीचे वाला फॉर्मूला याद रख लो। तो मैं आपको नीचे वाले फॉर्मूला से समझा देता हूँ कि जी हमारे पास या ऊपर वाले से टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो वो किस थर्ड शेल में कितने होंगे? थर्ड शेल की बात हो रही है ना, एन की वैल्यू 3 यहाँ पे यूज करनी है आपने। तो थर्ड शेल में एनर्जी कितनी होती है? वो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड शेल में एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका मतलब टोटल एनर्जी -1.5 होनी चाहिए। कंफर्म हो गया? अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? उसका डबल होनी चाहिए, यानी कि 3 विद नेगेटिव साइन, और काइनेटिक उसी के इक्वल होगी विद पॉजिटिव साइन। ठीक है बेटा? अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? आपका हैंड रेज है जी बेटा। सर इसमें अगर हम लोग इस सेंस में देखें कि जो आपने बताया कि एन इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करे तो नेगेटिव नहीं होगी, अगर हम उस सेंस में देखें तो? काइनेटिक एनर्जी में तो साइन नेगेटिव का है ही नहीं है। नहीं, आपने जैसे फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन जब आप लिख रहे थे तब हमने इसी से ना चार्ली बोला था, हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव, इस सेंस में हमने बोला था। ये जो चीजें हमने लिखी हुई है ये वाली, इनसे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी बता रहे थे हम, मतलब मैं नहीं काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए डिक्रीज होती है अल्लाह के बंदे, वेलोसिटी कम होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और टोटल एनर्जी भी बढ़ती है। अच्छा सही। हाँ, एक बात याद रखो, एक चीज, बच्चे ना अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से। तो ये अब जरा समझाता हूँ टोटल एनर्जी कैसे बढ़ रही है। देखो, पहले शेल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। वो जो टोटल एनर्जी पहले शेल में होती है ना, वो होती है -13.6। अगले शेल में जो एनर्जी है ना, वो पहले वाले शेल की टोटल एनर्जी से ज्यादा ही होगी। वैसे उस शेल के लिए कांस्टेंट होती है, दूसरे के लिए, लेकिन पहले वाले शेल की जो टोटल एनर्जी होती है उससे सेकंड शेल की टोटल एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह थर्ड शेल की टोटल एनर्जी दूसरे वाले और पहले वालों से ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं टोटल एनर्जी ओवरऑल शेल से नेक्स्ट शेल में जाते हुए चेंज होकर इंक्रीज हो रही है, बट सेम शेल में रहते हुए एनर्जी कभी भी नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे ज़हन में आ रहा था, इम्पोर्टेंट था। पर जाते वक्त अच्छा हाँ, और मैं वो जनरल फार्मूलाज आपको लिखवा दूं। जनरल फार्मूलाज, रेडियस आर एन इज इक्वल टू n स्क्वायर r1 ओवर z। ये फार्मूला याद रखिएगा फॉर एनी एलिमेंट, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, फॉर एनी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फॉर एनी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। z आपको पता है क्या होता है? z इज द एटॉमिक नंबर। अब आप हाइड्रोजन के लिए पुट करते हैं ना, तो z 1 हो जाता है, तो फॉर्मूला rn का क्या बन जाता है? n स्क्वायर r1। ठीक है? अदरवाइज ये होगा। इसी तरह हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या बनता है? वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होता था वो? v1 ओवर n होता था ना, तो वो z ओवर n इंटू v1, ये फॉर्मूला होगा इसका। v1 आपको बताई थी कितनी थी? 2.2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है? ओवर n ऐसे रहेगा फॉर एनी एलिमेंट। एनर्जी, टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वो होती है Z E 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z ओवर n स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? वो हो जाता है +13.6 फॉर एनी शेल।
Z/n स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर एनी शेल क्या बन जाता है, वो हो जाता है माइनस, इसका डबल करना है 26 तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z/n स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूलाज हैं फॉर एनी एलिमेंट और फॉर एनी शेल, फॉर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी। ये 5 फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो यहीं से आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका फॉर्मूला भी सेम वही होगा जो टोटल एनर्जी का होता है विद प्लस साइन, या जो काइनेटिक एनर्जी का है। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला सेम है इसकी तरह का, सेम फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का है। तो आई होप सो ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे फॉर एनी मोनोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जी बेटा, आपके माइक्स ऑन कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब टॉपिक आपको पूरा याद रखने की वजह सिर्फ ये 5 फॉर्मूलाज याद रखने, जितना हमने 2 दिन में पढ़ा है ये याद है। तो ये किया यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा है वो कम होगा ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। कहाँ पे? यहाँ पर जहाँ हमने सारे लिखे हैं, वेलोसिटी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर जी। हाँ, जितना वो ऊपर जा रहे हैं, होगी ना, जितना ऊपर जा रहे हैं, हाँ ऊपर जाते हुए हमारे पास एनर्जी कम होती। देखिए लैम्डा जो ना वो सिंगल शेल की एनर्जी पर नहीं डिपेंड करता, ये बात याद रखें। लैम्डा जो ना वो 2 शेल्स के एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए भी हम लैम्डा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लैम्डा डिपेंड करता है 2 शेल्स के गैप पे। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, फोटॉन निकलेगा, इस फोटॉन की लैम्डा होती है। वो इन 2 शेल्स का हमें पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। हाँ, अगर आप यूं कहते हैं कि पहले शेल के रेफरेंस से आप जितना जितना ऊपर जाते हैं, तो जितना जितना ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप बढ़ता है, तो लैम्डा कम होती जाएगी। इन दैट सेंस आप कह सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। एक शेल पहले को फिक्स रख के आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर लैम्डा कम होता जाएगा, ठीक है। सर कल आपने ना था सर वेवलेंथ का लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, और सर अगर इनकी रेशो आ जाए दोनों की, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, तो सर इसका फार्मूला लिखा हुआ है n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हाँ ठीक है सर, इसका ऐसे लिखा हुआ है n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हाँ यही है, मैंने भी कल यही बताया था। ओके सर, मैंने नहीं शायद देखा। मैंने इसमें ये भी बताया था कि P से मुराद तो वही है ना जो शेल की जो सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे लाइमन सीरीज के लिए P1 होता है, बाल्मर के लिए P2 होता है, तो n क्या होगा, n की वैल्यू P+1 होगी। इसमें अपने फार्मूला में P+1 यूज करना है, ठीक है जी बेटा। सर अगर n डिक्रीज होगा तो फिर ये सारे फिक्चर उल्टे कर देंगे, सारे उल्टे कर, हाँ रिवर्स कर दीजिएगा सारे जी। सर एक जगह पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ फोटॉन बाल्मर सीरीज में होगा। हाँ वो पता है क्या बात है, मैंने वो कल उस दिन वो जनरल कॉन्सेप्ट समझाया था। अच्छा, अब वो ना उस दिन एक बच्चा था, वो है ना, वो पता नहीं कौन आप में से एक बॉय जो था, वो पूछ रहा था कि जी इसमें से मिनिमम वेवलेंथ या एनर्जी कैसे होगी। अभी हमने सिंगल अभी बात की है एक सीरीज के अंदर रहते हुए, यानी कि पहले से लेकर किसी भी शेल में आप चले जाओ, पहले से हम सारा डिस्कस कर रहे थे n तक। तो ये हम लाइमन सीरीज पे डिस्कस करते रहे हैं अभी तक, जितने ट्रेंड्स बताए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाल्मर इंक्लूड करते हैं या पास्टन या कोई और सीरीज इंक्लूड करते हैं, तो उसमें जो लोअर शेल है वो 2 या 3 या 4 या 5 होता जाता है। तो इसका मतलब उसमें एनर्जी गैप्स कम होते जाएंगे। जितना जितना एनर्जी गैप कम होगा, उसमें फोटॉन्स की एनर्जीज कम हो जाएंगी और वेवलेंथ्स बड़ी निकलेंगी। तो लाइमन सीरीज में एनर्जी गैप्स ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा एनर्जी के फोटॉन और छोटी वेवलेंथ के फोटॉन निकलते हैं। इसी तरह जो पास्टन या पी फंड सीरीज है, उसमें एनर्जी गैप सबसे कम है, तो सबसे छोटी एनर्जी के फोटॉन और सबसे बड़ी वेवलेंथ के फोटॉन निकलेंगे। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ जी। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर क्या आपने बोला सर, आवाज थोड़ी कट गई, समझ नहीं आया। दोबारा बोल दूं? जी सर दोबारा प्लीज। हमने जितनी चीजें डिस्कस की ना पहले शेल को इंक्लूड करके की हैं, तो वो लाइमन सीरीज बन रही है। पहला शेल शामिल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो लाइमन सीरीज में सारे शेल शामिल हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट शेल में आया करेगा, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ करेगी, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा हुआ करेगा, तो फोटॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी। उन फोटॉन्स की अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन लैम्डा क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा बाकी सीरीज के मुकाबले में, लेकिन पी फंड बेटा, पी फंड का सुन ले, फिर उसके बाद आप
पी पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो एनर्जी गैप कम हो जाता है, नीचे वाले 4 शेल तो है ही नहीं है, ऊपर वाले शेल्स में आपकी ट्रांजिशन होनी है, तो उसमें एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो फोटॉन्स की एनर्जी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगी। जी बेटा अब आप पूछिए। सर यहाँ लिखा हुआ है कि जो मिनिमम एनर्जी है ना वो लेमन सीरीज में ही होती है और जो मैक्सिमम है वो बाल्मर सीरीज में है। सर जैसे अभी आपने डिफरेंस बताया ना, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, इन दोनों की एनर्जी मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू जितने भी ऊपर वाले हैं, तो इनकी लैम्डा मिनिमम हो। हाँ तो ये कैसे है कि जो लेमन सीरीज है उसकी एनर्जी कम है? एनर्जी कम कैसे हो सकती है, उसमें हायर शेल से आप पहले शेल में आ रहे हैं, एनर्जी गैप तो मैक्सिमम बन रहा है आपका, फर्स्ट शेल इंक्लूड हो जाए तो मैक्सिमम हो जाता है एनर्जी गैप, लैम्डा कम होनी चाहिए उसमें। वही सर आपने भी जो पढ़ाया है ये उसके ऑपोजिट लिखा हुआ है, इस वजह से पूछ ये रही गलत है, ये पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए बेटा आज का लेक्चर ओवर हो गया, मुझे वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम यहीं से कल स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।